Good afternoon, everyone, and we are back again in our regular newspaper analysis. Today, we would be discussing these 5 articles. India's rank 91st in the Corruption Perception Index 2025. Supreme Court judgment on menstrual hygiene as a fundamental right. थर्ड जो है वो IT रूल्स में कुछ चेंजेस किए गए, जिसको हमने थोड़ा ब्रीफली प्रीवियस CNAs में देखा हुआ है रिगार्डिंग AI जनरेटेड जो वीडियोस है ना, उसमें ट्रस्ट डेफिसिट एंड प्रोपोगंडा, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए देयर आर सर्टेन अमेंडमेंट्स दैट हैव बीन मेड इन द रूल्स, IT रूल्स ऑफ 2000. These amendments would be known as the 2026 amendment. Next is from the sustainable development domain. We would be discussing nature-based solutions to different aspects. And the last one is regarding, मतलब एक वलसाड एक जगह है गुजरात में, वहाँ पे गैस लीक हुआ था and that caused like few hectic situations जो गलत, बहुत ज़्यादा गलत हो सकती थी. भोपाल गैस ट्रेजेडी की थोड़ी सी याद दिला दी थी. तो taking inspiration from that incident, this article discusses how we should be dealing with natural gas leak in India. Recently मुंबई पुणे हाईवे पर भी, एक्सप्रेस हाईवे पर भी एक गैस लीक हुआ था, जिसके वजह से लगभग 72 आवर्स तक, 36 आवर तक पूरा ट्रैफिक जो था वो चोक हो गया था. So we'll start discussing these, but before we proceed, let me take a moment to brief you about few important announcements. This is the GS Foundation batch. ये उन बच्चों के लिए है GS Foundation जो जीरो टू हीरो का जर्नी करना चाहता है, मीनिंग दोज हु डू नॉट हैव एनी नॉलेज, एब्सोल्युटली रॉ है, लेकिन अपना ड्रीम है उनका कि APSC क्लियर करना है या UPSC क्लियर करना है. तो ऐसे बच्चों के लिए ये है, स्पेशली दोज हु आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, उनके लिए बेटर सूटेड है. ये जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है उनके लिए बेटर सूटेड है. क्यों? क्योंकि ये आपको, आपका जो ये 4 डिफरेंट स्लॉट्स में अवेलेबल है, जो स्लॉट आपके वर्क आवर्स के हिसाब से सूट करता है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो. ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है. यहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सारे स्टेजेस पर पर्सनलाइज गाइडेंस किया जाएगा, हैंड होल्डिंग की जाएगी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से लेकर MCQ सॉल्विंग टेक्निक से लेकर आंसर राइटिंग, एक्सप्रेशन, आर्टिकुलेशन एंड देन पर्सनैलिटीज, हर मोड पर आपके साथ ये खड़े रहेंगे. और इसका एक्सेस आपको बहुत लंबे समय तक मिलता है. ये हाइब्रिड चैनल, हाइब्रिड में मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों वे से यू कैन एक्सेस दिस. ये जैन की जो बैच थी वो 27 जैन को स्टार्ट हो गई, फेब की अभी स्टार्ट होगी, बट फॉर दैट यू विल हैव टू कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर मेंशन्ड हियर ऑन द स्क्रीन. जो सेकेंड अनाउंसमेंट है, दिस इज रिगार्डिंग द क्रैश कोर्स. ये क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए सूटेबल है कि जो अभी मतलब 2026 में अगले 3-4 महीने में जो प्रीलिम्स होगी वो देने वाले हैं. तो ये पर्पस क्या है इसका? इसका पर्पस है कि 2 से 2.5 मंथ्स में एंटायर सिलेबस स्ट्रैटेजिकली प्लान करके रिवाइज हो जाए. इसमें आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से लेक्चर्स मिलेंगे. इसके फीचर्स कुछ ऐसा है कि आपको प्रीलिम स्पेसिफिक जो 10 स्मार्ट बुक्स है वो भी मिलेंगी, जो मेंटरशिप है वो भी पर्सनलाइज्ड होगी, और एक 15,000 MCQ का टेस्ट सीरीज है. इट विल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट. इस 15,000 MCQ टेस्ट सीरीज के बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा. फिर आपको डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस, मंथली मैगजीन, इन सबको एक्सेस मिलेगा. मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी से 2 से 2.5 महीने में एंटायर सिलेबस प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से रिवीजन करने का मौका मिल जाएगा. ये 15,000 MCQ का टेस्ट सीरीज है. यहां पे ये 15,000 MCQ जो है वो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है. पहला पार्ट है फ्री वाला, विच इज 3,000 प्लस MCQs. इसमें हर रोज शाम को 1.5 घंटे का YouTube लाइव होता है,
जिसमें 25 MCQ सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल वाइज डिस्कस किया जाता है। फिर उसमें हम MCQ एलिमिनेशन टेक्निक्स को यूज करते हैं, सारे MCQs का एक्सप्लेनेशन देता है। इसका टेस्ट सीरीज लेकिन हिस्सा नहीं है, CSAT इसका पार्ट नहीं है। जो सेकंड पार्ट है वो है पेड सेक्शन। पेड सेक्शन जो है उसमें आपको 12,000 MCQs मिलता है, और ये जो 12,000 MCQs है ये 120 टेस्ट के फॉर्मेट में। अगर आप बाहर कहीं भी टेस्ट सीरीज लगाते हो तो आपके सारे टोटल मिला के 30-35 टेस्ट होता है, उससे लगभग 4 टाइम्स ज्यादा टेस्ट है। ये जो 120 टेस्ट है ना, दीज आर डिवाइडेड लाइक 30 इजी है, 30 मॉडरेट है एंड 30 जो है वो डिफिकल्ट है। तो ये सब्जेक्ट वाइज 90 टेस्ट है। इसके अलावा 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे जो डिफरेंट लेवल ऑफ डिफिकल्टीज के साथ बनाए जाएंगे। 10 CSAT के फुल लेंथ टेस्ट होंगे और 10 जो है वो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनका सिमुलेशन होगा। सो इन टोटल आपको 120 प्लस टेस्ट अवेलेबल होंगे। इनका डिटेल में सोल्यूशन होगा, डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, कोई भी रिपीटेड क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन के क्वालिटी में कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इसका जो प्राइस है वो 12,000 है, लेकिन अभी डिस्काउंटेड प्राइस पर ये नाउ इट इज अवेलेबल एट 7,999। अगर आप CSAP से किसी भी तरीके से जुड़े हो, अगर आप प्रीवियस स्टूडेंट हो, अगर आप कोई टेस्ट सीरीज लिया था या IGP के लिए आए थे या आपने किसी भी तरीके से एसोसिएटेड है, इवन इफ यू हैव वॉच्ड द CSAP का यूट्यूब चैनल वीडियोस, देन ऑल्सो यू कैन गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट इफ यू कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर मेंशन्ड हियर। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये बिफोर वी मूव, ये प्रीफिट का जो यूट्यूब के जो क्वेश्चंस होते हैं या जो टेस्ट सीरीज है या जो CNA का अभी डिस्कशन होगा या अदरवाइज जो भी इंफोग्राफिक्स है वो सारे के सारे आपको CSAP के ऐप के ऊपर मिलेंगे। ये CSAP का ऐप डाउनलोड करने के लिए यू कैन स्कैन दीज QR कोड्स एंड डाउनलोड द एप्लीकेशन। फर्स्ट आर्टिकल जो है दैट इज रिगार्डिंग इंडियाज रैंक इन 90, इंडिया रैंक्स 91st इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025। ये थोड़ा सा इसलिए जरूरी है क्योंकि द करंट गवर्नमेंट इज परसीव्ड एज नॉन करप्ट गवर्नमेंट, और ये मतलब मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है, मेरे जान पहचान का जितना एक्सपीरियंस रहा है, कि हमारे एक्सपीरियंस में तो पर्सनल एक्सपीरियंस में हमने देखा है कि पहले जितना इस गवर्नमेंट में करप्शन नहीं है। बहुत कुछ डिजिटाइज हो गया है, बहुत कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। सो आई पर्सनली डिड नॉट फाइंड कि कहीं पे भी करप्शन का मुझे एक्सपीरियंस आया। लेकिन ये जो इंडेक्स बनाते हैं वो अपने एस्पेक्ट से बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज को कोएगुलेट करके बनाते हैं। अब पिछले साल जो था उससे इस साल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंप्रूवमेंट हुआ है। इंप्रूवमेंट मतलब कम हुआ है। इस साल वो 91st रैंक पे है, जिसमें उन्होंने 39 स्कोर किया, राइजिंग फ्रॉम 96, मतलब 5 प्लेसेस का इंप्रूवमेंट आपको एक साल में दिखाया गया। येट स्टिल इंप्रूवमेंट एक साल में 5 पोजीशन का हो गया, बट फिर भी इट रिमेन्स बिलो द ग्लोबल एवरेज। दैट मीन्स देयर इट इंडिकेट्स देयर इज सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चरल करप्शन चैलेंज। अब इसी आर्टिकल को हम थोड़ा ठीक से देखते हैं, कुछ फैक्ट्स देख लेंगे पहले। देखिए, जो 91st रैंक आया है हमारा, वो 91st नॉट 900, 91st जो रैंक आया वो आउट ऑफ 182 आया है, मतलब 50% से जो टॉप 50% है उसमें आ गया है। ठीक है, और इसमें जो मार्किंग होती है वो 0 से लेकर 100 तक होती है। मीनिंग 0 मतलब बहुत, 0 मार्क्स आए मतलब बहुत ज्यादा करप्शन है, 100 मार्क्स आए मतलब एब्सोल्युटली नो करप्शन। और इंडिया के इस साल मार्क्स कितना है? 39। 2025 का रैंक मार्क्स इज 39। जो ग्लोबल एवरेज है दैट इज ऑल्सो ड्रॉप्ड टू 42। ये शायद पिछले साल जो था वो 45 था, तो लेकिन वो इस साल कम हो गया, मतलब ओवरऑल वर्ल्ड ओवर वी आर सीइंग इंप्रूवमेंट। डेनमार्क जो है इट हैज स्टॉप्ड, इट हैज रैंक 1 एंड इट हैज स्कोर्ड 89
whereas सोमालिया एंड साउथ सूडान जो है वो बॉटम है, जिन्होंने सिर्फ 9 स्कोर किया है आउट ऑफ 100. मोर देन 2/3 कंट्रीज, मतलब मोर देन अराउंड 66% ऑफ द कंट्रीज जिनका हाफ से भी कम स्कोर आया है. और एक इंटरेस्टिंग और रादर आई ओपनिंग फैक्ट ये है कि 90% ऑफ द पत्रकारों की जो हत्या होती है, 90% ऑफ द जर्नलिस्ट हु हैव बीन किल्ड, वो ऐसे कंट्रीज में मरे हैं जहां का स्कोर 50 से कम है. मीनिंग most of the journalists were victims of opening the or exposing the corruption. हम means के पर्सपेक्टिव से देखते हैं. फर्स्ट, स्ट्रक्चरल करप्शन. कोर इशू क्या है? कैसा है ना कि जस्ट बिकॉज रैंक में थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है डज नॉट मीन कि करप्शन बहुत ज्यादा कम हो गया, क्योंकि जो 39 स्कोर है ना, इट जस्ट रिफ्लेक्ट्स कि हमारे यहाँ पे वीकनेसेस जो है वो इंडिविजुअल लेवल पर नहीं है, वो इंस्टीट्यूशनल लेवल पर बहुत डीप रूटेड है. ऑल्सो देर इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी. लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी का ही दूसरा वर्ड है ओपेसिटी. वी आर फेसिंग ब्यूरोक्रेटिक ओपेसिटी, रेड टेपिज्म, कॉम्प्लेक्स अप्रूवल स्ट्रक्चर्स, देन वेटिंग पीरियड, आज नहीं होगा कल होगा, हो जाएगा, एंड दैट क्रिएट kind of anxiety and that leads to rent seeking opportunities. Then we also have the issue of political finance opacity, meaning जो political parties है उनके जो functioning है, election का लड़ना जो है, उनके जो finances है, these are also not transparent, and that not being transparent influences the money power. Next is जो एनफोर्समेंट करने वाले एजेंसीज है उनकी क्रेडिबिलिटी भी बहुत कम है. इट हैज बीन परसीव्ड बाय द सोसाइटी के इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो है उनका भी पॉलिटिसाइजेशन हो चुका है, और इसी वजह से उनका डेटरेंस जो है वो रिड्यूस हो गया है, जैसे कि ईडी के बारे में कहा जाता है. फिर बाकी के भी कुछ कोर इश्यूज है, जैसे कि जुडिशियल डिलेज, जस्टिस ही बहुत लेट आता है, कन्विक्शन रेट्स कम है. फिर देयर वी हैव सीन there is a threat to journalists and whistleblowers. फिर जो पेटी ब्राइबरी होती है, पेटी ब्राइबरी मतलब ज्यादा बड़ी लगती नहीं है. फॉर एग्जांपल किसी ऑफिस में आप जाते हो, आपकी फाइल पास हो जाती है, उन्होंने पैसे नहीं लिए, लेकिन आप देखते हो कि कुछ लोग हैं जिन्होंने पैसे नहीं खिलाए, फाइल पास हो गई तो, लेकिन उन्होंने पूरे ऑफिस को लंच खिला दिया उस दिन का. ये दिखने में ऐसा लगता है कि खुशी खुशी दी है, लेकिन इट इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ ब्राइबरी, राइट? पेटी ब्राइबरी है. फिर वी ऑल्सो हैव टेक पैराडॉक्स, मतलब टेक्नोलॉजी का पैराडॉक्स. क्या है? अगर आप टेक्नोलॉजी इंड्यूस्ड गवर्नेंस लाते हो तो ह्यूमन इंटरफेरेंस कम हो जाता है, मतलब जहां से पैसा लीक हो सकता है वो कम हो जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम साइबर फ्रॉड का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. So, in order to conclude, what we can say is India's marginal rank improvement actually covers up deeper challenges. जब तक इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस नहीं होगा, या इन्फोर्समेंट फास्टर नहीं होगा, या कन्विक्शन फास्टर नहीं होगा, करप्शन जो है वो ऐसे ही चलता रहेगा और इकोनॉमिक वैल्यूज को, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को कम करता रहेगा, लोगों का विश्वास नीचे उतारता रहेगा. लेट्स solve this MCQ. Please pause the video. With reference to the corruption perception index, consider the following statement. It is released annually by Transparency International. Correct. It measures actual corruption cases registered in courts across countries. ये कहाँ गया? सेकेंड स्टेटमेंट में लिखा है इट मेजर्स एक्चुअल करप्शन केसेस. नो, कोर्ट में कितने केसेस चल रहे हैं ये सब मेजर नहीं करता. ये परसीव्ड है, मतलब क्या लगता है, rather than क्या actually होता है. Third, countries are scored on the scale of 0 to 100, where higher scores indicate cleaner public sectors. The answer is 1 and 3 only. You can read the explanation here, statement by statement. Let's move on to the next article. The next article is about Supreme Court recognizing menstrual hygiene
एज ए फंडामेंटल राइट। इसको हम बहुत ब्रीफली पहले कवर किया था, आज के न्यूज़पेपर में इसके ऊपर डिटेल में एडिटोरियल आया हुआ है, इसलिए हम इसको फिर से कवर करेंगे। ऐसे आर्टिकल्स कमीशन बार बार रेफर करता है। जो सुप्रीम कोर्ट है, इट हैज डिक्लेयर्ड दैट access to the menstrual hygiene is a fundamental right under Article 21, and it has directed state governments and union territories to ensure free sanitary products and adequate facilities in all schools. ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया हुआ है, they have instructed। कुछ फैक्ट्स फटाफट देख लेते हैं। आर्टिकल 21 जो इट इज राइट टू लाइफ है, और इसको इंटरप्रेट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा टू इंक्लूड हेल्थ एंड डिग्निटी। आर्टिकल 15 prohibits all sorts of discrimination, especially sex based discrimination। आर्टिकल 47 जो है डीपीएसपी का, it states that it is the duty of the state to improve the public health। इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 36 करोड़ फीमेल है जो मेंस्ट्रुएटिंग एज में है, और हर साल ऑलमोस्ट 23 मिलियन गर्ल्स, मीनिंग 2.3 करोड़ फीमेल स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट एनुअली बिकॉज ऑफ द इनएडिक्वेट फैसिलिटीज प्रोवाइडेड इन द एजुकेशनल सेटअप। इतना ये इम्पैक्ट करता है फीमेल वर्कफोर्स को, फीमेल एजुकेशन को, फीमेल एग्जिस्टेंस को। अब कुछ कोर इश्यूज देख लेते हैं। अब जब अंडर आर्टिकल 21 को इसमें रिकॉग्नाइज किया गया है, इट ऑल्सो इम्प्लाइज दैट बाय सुप्रीम कोर्ट इट इज ए रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल रियलिटीज ऑफ जेंडर specific health concerns। Another poverty that exists in India is menstrual poverty। lack of access to sanitary products हुआ, या safe toilets हुआ, या awareness हुआ, या hygiene, basic hygiene in washroom हुआ, ये सबको नहीं अवेलेबल है, and it reflects the poverty, menstrual poverty। Then there is an issue of educational exclusion। स्कूल में हाई ड्रॉप आउट से, जैसे हम लोगों ने अभी पहले देखा कि 23 मिलियन फीमेल गेट ड्रॉप्ड आउट बिकॉज ऑफ द अनअवेलेबिलिटी ऑफ मेंस्ट्रुअल हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज। इनडायरेक्टली, अननोइंगली ये एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। अगर आप बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करते हो तो यू आर एक्चुअली डूइंग व्हाट, यू आर एक्चुअली वायलेटिंग द इक्वालिटी प्रिंसिपल्स। इससे जुड़े जो हेल्थ रिस्क है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है, जो अगर सेफ ऑल्टरनेटिव नहीं है इस सिचुएशन में, तो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि आपको, मतलब फीमेल्स को आरटीआई, मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ऐसे लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन वाले डिसीजेस या हेल्थ कंसर्न्स हो सकते हैं। सोसाइटल इश्यू से अगर आप देखोगे तो देयर इज स्टिग्मा स्टिल अटैच्ड, सोशल एक्सक्लूजन स्टिल अटैच्ड बिकॉज ऑफ द डीप रूटेड टैबूज अराउंड द menstrual cycle, and that reinforces social as well as psychological marginalization of women। Next concern is regarding the implementation deficit। मतलब पेपर पर आपको सही हर जगह पे टॉयलेट्स दिख जाएंगे, लेकिन ना तो वहां पे प्रॉपर वाटर होगा, ना प्राइवेसी होगी, ना डिस्पोजल सिस्टम होगी, और ऊपर से एनवायरमेंटल ट्रेड ऑफ भी है। मतलब जो प्लास्टिक बेस्ड सैनिटरी नैपकिन्स है या सैनिटरी पैड्स है, they create another issue of waste management। That's another challenge। So to conclude, by constitutionalizing the menstrual hygiene, the courts has actually transformed something which is a social taboo into a right based governance obligation for the state, and by doing this it has linked dignity, equality and development। Please pause the video and attempt this MCQ। With reference to the recent Supreme Court judgment on menstrual hygiene, consider the following statements। Statement 1, the court linked menstrual hygiene
to Article 21 of the Constitution, which is correct. The court held that financial constraint can justify delayed compliance. No, it cannot justify delayed compliance. पैसे नहीं, इसके वजह से अब नहीं होगा, ये तो नहीं चलेगा बहाना अब. The judgment has implications for the Right to Education Act on 2009. Correct, क्योंकि इनका direct link है. स्कूल ड्रॉप आउट होता है ना, तो आंसर would be A1 and 3. Let's move on to the next article. Next article is regarding IT Act. जो IT में Information Technology Act 2000 है, उसमें AI में जो डेवलपमेंट हुआ है उसके कारण नए रेगुलेशंस लाए गए, नए चेंजेस लाए गए. क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि AI जनरेटेड वीडियोस और रियल वीडियोस में डिफरेंशिएट कर पाना बहुत मुश्किल होता है. इवन फॉर द ट्रेन्ड आइज इट बिकम्स डिफिकल्ट टू फिगर आउट कि कौन सा AI जनरेटेड है, कौन सा एक्चुअल है. तो कुछ रूल्स चेंज किए गए, उन रूल्स को समझते हैं. प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से वो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, मेंस के पर्सपेक्टिव से कंसर्न्स जो कोर इश्यूज है वो इंपॉर्टेंट है. तो फैक्ट्स क्या है इंपॉर्टेंट? एक, पहली बार इन रूल्स में सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन SGI, सिंथेटिकल कंटेंट जो है, सिंथेटिक कंटेंट जो है, उसको भी इंफॉर्मेशन का पार्ट माना गया, इसको डिफाइन किया गया. अब कोई भी AI जनरेटेड वीडियो होगा या ऑडियो होगा, उसके ऊपर विजिबल दिखने वाला डिस्क्लेमर देना होगा. अगर कोर्ट ने या गवर्नमेंट ने अगर ये फ्लैग कर दिया कि ये इलीगल कंटेंट है, तो उनको विद इन 3 आवर्स रिमूव करना होगा. ये पहले 36 to 48 आवर्स का ड्यूरेशन था. अगर किसी का नॉन कॉन्सेंशुअल डीप फेक न्यूडिटी वाला वीडियो आता है तो उसको 2 घंटे के अंदर रिमूव करना होगा. अगर आपने नहीं किया तो आपका जो सेक्शन 79 के अंडर सेफ हार्बर है, सेफ हार्बर का मतलब पहले जो प्लेटफॉर्म हाथ खड़े कर देते थे कि हम तो बस यूट्यूब चलाते हैं, यूट्यूब के ऊपर वीडियो डालने वाले जो है वो यूट्यूब के चैनल के ओनर है, तो कंसर्न जो है वो चैनल का होना चाहिए. या ट्विटर वाला बोलता था कि ट्विटर हमारा है लेकिन यूजर अपने अपने, तो यूजर अपना ओपिनियन दे रहे, यूजर वीडियो शेयर कर रहे, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजर की होगी. तो ये था सेफ हार्बर का क्लॉज. लेकिन अब वो हट जाएगा अगर आपने उनको 24 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर उन ऐसे रूल्स को फॉलो नहीं किया गया. और ये जो रेगुलेशंस है दे आर अलाइंड विद भारतीय न्याय संहिता 2023. कंसर्न देख लेते हैं. एक, ये जो डीप फेक्स होता है ये डेमोक्रेसी को रियल थ्रेट है. AI जनरेटेड वीडियोस जो है, इंप्रेशंस जो है, वो इलेक्शंस में मैनिपुलेशन कर सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड जनरेट कर सकते हैं, फियर मॉन्गरिंग कर सकते हैं, केओस क्रिएट कर सकता है. दूसरा, अब तक जो हमारा गवर्नेंस था वो रिएक्टिव था, कुछ इंसिडेंट होता था उसके बाद में रिएक्ट करते थे. अब ये जो है वो प्रिवेंटिव हो गया. सो इट हैज शिफ्टेड फ्रॉम रिएक्टिव टू प्रिवेंटिव. नाउ सेफ हार्बर का जो पहले क्लॉज यूज करते थे अब उसको अब कंडीशनल कर दिया. मीनिंग जो इंटरमीडिएट्स है, जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स है, उनकी भी अब अकाउंटेबिलिटी रहेगी. एंड द फोर्थ वन इज लायबिलिटी एक्सपेंशंस ऑफ द यूजर्स. मीनिंग जो कोई भी कंटेंट अपलोड कर रहा है उसको मैंडेटरीली सेल्फ डिक्लेरेशन करना होगा अगर वो AI जनरेटेड वीडियो है तो. अगर नहीं होगा तो उसके ऊपर एक्शन ली जाएगी. टू सम अप, ये जो 2026 की अमेंडमेंट है, इट ट्रांसफॉर्म्स इंडियाज डिजिटल रेजिम फ्रॉम पैसिव इंटरमीडिएटरी इम्यूनिटी टू कंडीशनल अकाउंटेबिलिटी इन द एज ऑफ जनरेटिव AI. आपको अब अकाउंटेबिलिटी को फेस करना होगा, रेजिंग ए क्रिटिकल बैलेंस बिटवीन सेफ्टी एंड सिविल लिबर्टीज. MCQ आप अटेम्प्ट करिएगा पॉज करके वीडियो. With reference to IT Rules Amendment 2026, consider the following statements. It introduces a statutory definition of synthetically generated information. Statement 2. Platforms lose safe harbor protection if they fail to comply with the takedown timelines. Correct. And all AI generated content is criminalized under amendment.
नो, ऐसा कोई ये नहीं कि अगर पूरा का पूरा अगर एआई जनरेटेड तो उसको क्रिमिनलाइज कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है. स्टेटमेंट इज ए 1 and 2. 3 is incorrect because AI content is not criminalized per se. Only unlawful or unlabeled content will attract the penalties. अगर आपका AI content तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको मेंशन करना होगा कि this is AI generated content. नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के बारे में है. हुआ अभी रिसेंटली है ना, न्यू दिल्ली में ट्री कैप्स नाम का एक सेमिनार या कॉन्फ्रेंस हुआ था. ट्रीस्केप्स और यूएनईपी का जो स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर 2026 रिपोर्ट है, इसने हाईलाइट किए कुछ चीजें विच टॉक अबाउट द गैप, स्पेशली इन्वेस्टमेंट गैप इन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन. पहले तो समझ लेते हैं कि नेचर बेस्ड सॉल्यूशन जो होते हैं वो कितने ज्यादा फायदेमंद है. उनके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं. अगर $1 इन्वेस्ट करते हो नेचर में to provide in providing nature based solutions in carbon sequestration, $1 के बदले आपको $30 मिलता है, स्पेशली नेचर नेगेटिव एक्टिविटीज में. मतलब अगर आपने $30 नेचर नेगेटिव एक्टिविटीज में स्पेंड किए हैं, उनको वो न्यूट्रलाइज कर सकता है सिर्फ $1 नेचर बेस्ड सोल्यूशन नेचर पॉजिटिव एक्टिविटीज में. अप्रोक्सीमेटली 37%, फॉर सिंप्लिसिटी अप्रोक्सीमेटली 40% से ये कॉस्ट इफेक्टिव है CO2 मिटिगेशन में. मैनग्रोव जो फॉरेस्ट होते हैं वो लगभग $57 बिलियन का फूड डैमेज हर साल सेव कर लेते हैं. इट इज ऑल्सो नेचर बेस्ड सोल्यूशन. करंटली इंडिया का फॉरेस्ट एरिया में वर्ल्ड वाइड रैंक जो है वो 9th पोजीशन पे है. अप्रोक्सीमेटली ट्री कवर जो है लगभग 25% के आसपास है ज्योग्राफिकल एरिया का, और उसमें से 20% टोटल कार्बन सिंक जो उसमें से 20% सिर्फ एग्रो फॉरेस्ट्री से आता है. ये फैक्ट्स क्यों जानना है? सो दैट यू कैन improve the quality of your answers. Core issues, we see that there is a gap in climate mitigation, क्योंकि NBA जो नेचर बेस्ड सोल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा पोटेंशियल कैरी करते हैं मिटिगेशन में, लेकिन उसको फंड ही नहीं देते. फाइनेंशियल इम्बैलेंस है, मतलब नेचर पॉजिटिव या नेचर बेस्ड जो कंट्रीब्यूटर्स है उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत कम है कंपेयर टू नेचर नेगेटिव इन्वेस्टमेंट. फिर वी ऑल्सो हैव ग्रीन वॉशिंग रिस्क. ग्रीन वॉशिंग रिस्क का मतलब है कि ऐसे प्रोजेक्ट को हमको चिपका देता है कि जो हमें बताया था कि यार ये ग्रीन प्रोजेक्ट है, पॉजिटिव प्रोजेक्ट है. जैसे कि एफॉरेस्टेशन ड्राइव है, लेकिन वो इतनी पूरी तरीके से डिजाइंड है. फॉर एग्जांपल 40 एकड़ में सिर्फ एक ही तरीके का पेड़ लगा दिया, मोनोकल्चर कर दिया. पूरे 40 एकड़ में सिर्फ एक ही पेड़ है. एक ही पेड़ मतलब एक ही स्पीशी का पेड़ है. तो ये कैसे इकोलॉजिकल गोल्स को फुलफिल करेगा? फुल पोटेंशियल यूटिलाइज ही नहीं कर पाएगा साइट का. फिर गवर्नेंस का इश्यू है. गवर्नेंस जो है वो फ्रैगमेंटेड है, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, या जिला परिषद का रीजन, म्यूनिसिपालिटी का रीजन, ग्राम पंचायत का रीजन, ट्राइबल ऑटोनोमस काउंसिल का रीजन, ये एक दूसरे के ऊपर इतना ओवरलैप करते हैं कि जुरिस्डिक्शन फ्रैगमेंटेड हो जाता है. ऑल्सो आप जब अर्बनाइजेशन का प्लानिंग कर रहे हो तो वो एनबीएस से दूर दूर तक जुड़ा नहीं है. इट इज फार 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 अवे फ्रॉम नेचर बेस्ड सोल्यूशन. अगर आप नेचर बेस्ड सोल्यूशन प्रोवाइड करके इफ यू वांट टू डू सम सॉर्ट ऑफ एफॉरेस्टेशन, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, तो वहां पे लैंड टेन्योर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है. लैंड जो टाइटल्स है, जमीन के कागजात जो है वो एकदम एब्सोल्युटली क्लियर नहीं है. फिर वी सी दैट देयर इज अ डेफिसिट इन मॉनिटरिंग, मतलब मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग, वेरिफिकेशन, इसमें बहुत डेफिसिट है. टू सम अप, जो नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस है ये लग्जरी नहीं है इकोलॉजिकल, बट इन रियलिटी सस्ते, टिकाऊ, वेरी कॉस्ट इफेक्टिव क्लाइमेट इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने का मैकेनिज्म है. और उसके लिए हमें कुछ फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, कुछ गवर्नमेंट में रिफॉर्म्स, कुछ गवर्नेंस में कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन लगेगा. Please pause the video and attend this MCQ. With reference to nature-based solution, consider the following statements. 1. They aim to address societal challenges while simultaneously benefiting biodiversity.
Statement 2, mangroves restoration is an example of NBS for disaster risk reduction. And statement 3, NBS focus only on carbon sequestration and not on livelihood generation. The third statement is incorrect. The correct answer is 1 and 2 only. A is the correct answer. You can pause the video and you can read the details here. हमने ये कोशिश की है कि आज के सीएनए में कम से कम अननेसेसरी फैक्ट्स हो, मतलब अननेसेसरी फैक्ट्स रखे ही नहीं है, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन रखा ही नहीं है, जितना हो सकता है उतना टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड प्रिसाइज कंटेंट हमने रखा। इस पीडीएफ को आप एक्सेस कर सकते हो बाय डाउनलोडिंग द सीएसएपी ऐप। प्रीफिट के वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक एक जस्ट रिमाइंडर, ये जो वन स्टॉप सॉल्यूशन है स्मार्ट बुक्स, जिसमें 17 बुक्स आते हैं, 10 प्रीलिम्स के हैं और 7 मेंस के हैं, ये अब एसएमएस स्क्रिप्ट में भी अवेलेबल है। Hundreds of students have purchased these books and are benefiting from the books. In order to contact, you can, in order to get access to these, you can consider calling on the number mentioned here. Thank you so much. See you at the prefit video.